Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. Today I am going to teach you history, 7th chapter. Listen, in this chapter I am going to teach about the architecture, the first printed book, the new concept of human being, the aspiration of woman, and so on. Listen carefully, beta. In this chapter I am going to teach you about the Renaissance. Renaissance means rebirth, means दोबारा से उठना. ठीक है, इसमें अपन उन पीपल्स के बारे में पढ़ेंगे. एक अपन इटली के आसपास घूम रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज के आसपास में घूम रहे हैं. यहाँ के जो पीपल्स थे पहले पूरी तरीके से रोमन एम्पायर से डोमिनेट थे. रोमन एम्पायर के खत्म होने के बाद में फिर यहाँ पे सोसाइटी जो है वो यूं ही निकल जाती है. यहाँ का जो टाइम पीरियड है 5th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक का जो टाइम पीरियड है इसको इन्होंने मिडाइवल टाइम पीरियड के अंदर ले लिया और उसके बाद वाले टाइम पीरियड को इन्होंने मॉडर्न टाइम पीरियड लिया. ठीक है, इसमें से कुछ डार्क एज का भी नाम दिया जाता है. डार्क एज का मतलब हो गया कि ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में पीपल्स ने कुछ भी एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए, कुछ नई डिस्कवरीज नहीं की गई, उसके बारे में बात करते हैं. ठीक है, फिर 9th सेंचुरी के आसपास में पीपल्स को पता चलता है, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स की तरफ चलते हैं. ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे इस टाइम पीरियड में 14 to 17 सेंचुरी के जो टाइम पीरियड है इसमें इन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर क्या नई डेवलपमेंट्स करी. पिछले टॉपिक्स में भी बताया था, इस टॉपिक्स में एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूं. इस टॉपिक का मतलब है रेनेसा. रेनेसा मतलब रीबर्थ, मतलब एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें थिंकर्स आगे थे. थिंकर्स आने के पीछे क्या था? प्रिंटेड बुक्स थी. पहले क्या था, पीपल जो थे वो विचार देते थे अपने, लेकिन उस टाइम में उनके जो विचार होते थे, थिंकिंग्स होती थी, उनको मनुस्क्रिप्ट्स में लिखा जाता था. और यह जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उस टाइम में लिमिटेड होती थी. अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई. प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से उनकी व्यूज को वाइड क्वांटिटी में लिखा जाने लग गया, सर्कुलेट करने लगे. ठीक है, इनको जोर जोर से पढ़ा जाता था, ये सारी चीज थी. तो यह एक ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें इस यूरोपियन सोसाइटी ने नई अचीवमेंट्स को गेन किया. अपन इनके बारे में पढ़ रहे हैं. तो आर्किटेक्चर में क्या इन्होंने गेन किया? हो सकता है पहले क्या करते लोग बाग कॉपी कर रहे थे रोमन एम्पायर के कल्चर को, लेकिन अब जो पीपल्स है ये अपनी नई अपनी स्किल्स जो थी डेवलप कर रही थी. अपन एक टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, ह्यूमनिज्म में क्या था कि पीपल जो है अपने अंदर की जो कुछ स्किल्स है उनको बाहर निकाले. एक जो ह्यूमन बीइंग्स है, एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो एक स्कॉलर भी हो सकता है, मर्चेंट हो सकता है. अपन ने पढ़ा था एक आदमी एक से ज्यादा स्किल्स अपनी इजीली डेवलप कर सकता. अब उसको पुराने रीति रिवाज में चर्च के कंट्रोल में नहीं रहना. जो चर्च कहता था वो ही काम करते थे. चर्च जो है उनके डेली रूटीन जो है वो सेट कर दिया करते थे. हालांकि चर्च का मोस्टली डोमिनेंस उन एरियाज में रहता है जहां पे इलिटरेट पीपल्स रहते हैं, वो आसानी से इन चीजों को मान लेते हैं. हालांकि बाद में जो चर्च जो थे उन्होंने भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कुछ अपने बाइबल्स में, कुछ ट्रेडिशंस में कुछ चेंजेस उन्होंने कर दिया था, जिसकी वजह से ये पीपल्स को लूट खसोट करने लग गए थे. एक बार वापस आ जाते हैं अपन आर्किटेक्चर के ऊपर. इसमें क्या आर्किटेक्चर में सुनो, इनको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ. इसमें यही है, आर्किटेक्चर का मतलब हो गया तो क्या होता है, स्कल्पचर वगैरह बनाएगा पीपल्स या कोई बिल्डिंग वगैरह बनाएगा. बिल्डिंग वगैरह बनाने की अगर अच्छी बनानी है, लार्ज अमाउंट की बनानी है, तो कौन बनाएगा? ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बना सकता. तो इनको बनाने के लिए कोई रूलर्स होंगे, प्रिस्ट वगैरह होंगे, वो ही बनाएंगे. और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाएंगे, पूरे अच्छी तरीके से मैप बेस्ड बिल्डिंग बनेगी. हर चीज के बारे में लिखा रहेगा, कौन सी चीज कहाँ होनी चाहिए. तो ये सारी चीजें. द सिटी ऑफ रोम रिवाइव इन ए स्पेक्टुलर वे इन द 15th सेंचुरी. अपनी इंपॉर्टेंट भूमिका में था. 1473 the Pope were politically stronger because the weakness caused by the election of two rival pope. यहाँ पे जो पॉप जो था पॉलिटिकल स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में यहाँ पे 2 पॉप्स हुए थे, उनके बीच में आपस में झगड़ा चलने लग गया था, जो कि 1378 में खत्म हुआ था. दिस एक्टिविटी इंक्रीज द स्टडी ऑफ रोमन हिस्ट्री. इस एक्टिविटी की वजह से रोमन हिस्ट्री की तरफ लोग बागों का रुझान हुआ, मतलब झगड़ा खत्म हो गया. अब लोग क्या, जब फाइट खत्म होती है तो लोग बाग
डेवलपमेंट्स की बातें करते हैं। द रुइन इन द रोम एक्टिविटी इंक्रीज द स्टडी ऑफ रोमन हिस्ट्री द रेन इन द रोम वर केयरफुली एक्सक्लेवेटेड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदा उन चीज को, पता चला नई स्किल्स के बारे में। दिस इंस्पायर न्यू स्टाइल इन आर्किटेक्चर, उन्होंने पहले उस स्टाइल को देखा जो बिल्कुल अलग थी, उसको अपनाया और फिर उससे रिलेटेड अपनी स्किल्स डेवलप करते हुए नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, नया सिस्टम लेकर आए, विच वॉज एक्चुअली रिवाइवल ऑफ द इंपीरियल रोमन स्टाइल नाउ कॉल्ड क्लासिकल। अब जो पुरानी जो रीति रिवाज थे उनको ही क्लासिकल वर्ड बोलते थे। जैसे आज भी अपने कहते हैं ना कौन सा म्यूजिक पसंद है, क्लासिकल। क्लासिकल मतलब पुराना। अब यहाँ पे जो पॉप्स थे वो वेल्दी पॉप्स थे, वेल्दी मर्चेंट्स थे एंड एरिस्टोक्रेट जो थे, एम्प्लॉयड आर्किटेक्चर हु वर फेमिलियर विद क्लासिकल आर्किटेक्चर। इन्होंने आर्किटेक्ट डिप्लॉयड किए कि आप हमारा घर बनाने के लिए ये करें, और उनको क्लासिकल आर्किटेक्चर के बारे में नॉलेज थी, यानी रोम के जो बनाने की थी वो। आर्टिस्ट एंड स्कल्पचर वर ऑल्सो टू डेकोरेट बिल्डिंग, पेंटर्स स्कल्पचर एंड रिलीफ, सारा कुछ बनाते थे। सम इंडिविजुअल्स जो ऐसे थे, यानी कि कुछ आपके आर्किटेक्चर ऐसे थे जो उनके पास में सारी स्किल्स थी, वर स्किल इक्वली एज पेंटर भी होते थे, वो स्कल्प्टर्स भी होते थे और आर्किटेक्ट भी होते थे। जब एक ही आदमी में सारी चीज होगी तो दूसरे आदमी को अपॉइंट नहीं करेगा, यानी कि देखो कितना मल्टी टैलेंटेड बंदा होते थे। द मोस्ट इंप्रेसिव एग्जाम्पल है इसमें माइकल एंजिलो करके हैं, बुनोराती एमोराइज बाय द सीलिंग, इन्होंने सीलिंग बनाई थी, नीचे से जो होती है ना रूफ का अपोजिट साइड जो होता है वो बनाई थी। पेंटेड फॉर द पोप, पोप कौन थे, सिस्टाइन चैंपल की उन्होंने बनाई थी, और साथ के साथ में एक स्कल्पचर बनाया था जिसको पेटा बोलते हैं, अंडरलाइन कर लेना, कभी पूछ सकता हूं एमसीक्यूज में, ये किन्होंने बनाए थे। एंड हिज डिजाइन ऑफ द डोम ऑफ सेंट पीटर चर्च, और एक डोम बनाया था सेंट पीटर चर्च का, सभी के सभी रोम में ही है। फिलिपो ब्रूनेलेसी करके बंदे थे, आर्किटेक्ट थे, इन्होंने भी एक डोमिनो बनाया था, स्कल्पचर डोमिनो ऑफ द फ्लोरेंस, हैड स्टार्टेड हिज कैरियर एज ए स्कल्पचर, एक मूर्तिकार के रूप में इन्होंने अपना जीवन जो था वो स्टार्ट किया था। अनदर रिमार्केबल चेंजेस वाज दैट फ्रॉम दिस टाइम आर्टिस्ट वर नॉन इंडिविजुअली, अब इस टाइम में आर्टिस्ट को इंडिविजुअली भी जाना जाता था, उनके नाम की वजह से जाना जाता था, ना कि किसी गिल्ड के मेंबर की वजह से जाना जाता था। गिल्ड समझ के एक ग्रुप ऑफ ए पर्सन होता था, आर्टिशियंस का ग्रुप होता था, ये उनके सेल को, प्रोडक्शन को, मटेरियल को, सबको कंट्रोल करते थे। आ गया समझ में? अब ले लेते हैं प्रिंटेड बुक। अब प्रिंटेड बुक आने की वजह से आइडियाज जो हैं इजीली स्प्रेड होने लग गए। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। इफ पीपल इन अदर कंट्री वांटेड टू सी पेंटिंग, स्कल्पचर और बिल्डिंग ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट, दे हैड टू ट्रेवल टू इटली, इनको देखने के लिए इटली आना पड़ता था। बट इन केस ऑफ रिटर्न वर्ड्स, व्हाट वाज रिटन इन इटली ट्रेवल टू द अदर कंट्री, इटली में क्या हुआ वो दूसरी कंट्री में भी पहुंच जाता था। दिस वाज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट रेवोल्यूशन ऑफ द 16th सेंचुरी में बुक्स बनी गई थी। द मिस्ट्री ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रिंटिंग फॉर दिस यूरोपियन वर इन डेप्थ टू अदर पीपल, ऋणी हैं, कर्जदार हैं, किनके, चाइनीज के, फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टू मंगोल्स रूलर, इन मंगोल्स रूलर्स के, क्योंकि यह लोग ही ट्रेड के जरिए ही यहाँ तक ये पहुंचा था। यूरोपियन ट्रेडर्स एंड डिप्लोमेट्स हैड बिकम फेमिलियर विद इट ड्यूरिंग विजिट टू देयर कोर्ट, ये लोग उनकी कोर्ट वगैरह में आते थे तो इसलिए उन्होंने बता दिया था। और इस टाइम पीरियड में बुक्स के अलावा 3 इनोवेशन और हुई थी, फायर आर्म्स वगैरह हुआ था, आग से संबंधित कोई मटीरियल था तो टाइप में, कंपास एंड द अबेकस। अर्लियर टेक्स्ट इन ए फ्यू हैंड रिटन कॉपीज होती थी, पहले बहुत कम लिखा हुआ मिलता था। 1455 में 150 कॉपीज बनाई गई थी बाइबल की। किसने? जॉनेस गुटनबर्ग ने बनाई थी, ये एक जर्मन थे। मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, अर्लियर ए मॉन्क वुड हैव टेकन, ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी इन्होंने। और जबकि यह एक बाइबल की बुक लिखने, पूरी लाइफ में एक बाइबल की बुक लिखता था कोई भी आदमी। बाय 1500 मैनी क्लासिकल टेक्स्ट नियरली ऑल इन लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए थे, हैड बीन प्रिंटेड इन इटली। एज प्रिंटेड बुक बिकम अवेलेबल, अब जो प्रिंटिंग प्रेस बुक अवेलेबल हो गई, पीपल्स उनको खरीदने लग गए। स्टूडेंट्स जो हो गए वो पहले टीचर्स के नोट पे डिपेंड्स रहते थे, उनके आइडियाज, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन जो है तेजी से बढ़ने लग गई।
इससे पहले कभी नहीं पढ़ी थी। प्रिंटिंग बुक जो है यह न्यू आइडियाज को प्रमोट करती थी तेजी से, और वो आइडिया तेजी से 100 रीडर्स के पास में पहुंच जाता था। दिस ऑल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर इंडिविजुअल टू रीड बुक। हर अलग अलग आदमी बुक्स पढ़ता था। बुक खरीदना सभी के लिए पॉसिबल हो गया था, क्योंकि और पीपल में इसके साथ साथ में ही रीडिंग हैबिट्स भी आ गई थी। द चीफ रीजन दैट द ह्यूमनिस्ट कल्चर ऑफ इटली स्प्रेड मोर रैपिडली अक्रॉस द एल्प्स। जो ह्यूमनिस्ट जो है वो एल्प्स माउंटेन का है, बताना ज्योग्राफी में। फ्रॉम द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी दैट प्रिंटिंग बुक वर सर्कुलेटेड, हर माउंटेन्स तक पहुंचने लगी थी, यानी ये हर छोर तक पहुंचने लग गई थी, साइड बाय साइड पहुंचने लगी थी। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाई अर्लियर इंटेलेक्चुअल मूवमेंट हैड बीन लिमिटेड टू द पर्टिकुलर एरिया। और पहले ये सारे पर्टिकुलर एरिया में ही रहता था। ए न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, अब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि ह्यूमन बीइंग्स क्या है। वो सिर्फ वो नहीं है जो चर्च के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमते हैं। अब न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग है वो सिर्फ वही आदमी नहीं है जो सिर्फ पैसे के पीछे, ग्लोरी के पीछे भागेगा, ठीक है। वो एक ऐसा ह्यूमन बीइंग के लिए नया कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि ह्यूमन बीइंग्स वो है जो सोसाइटी के लिए कुछ नया करे। जैसे जैसे ह्यूमनिस्ट कल्चर जो था वो फैल रहा था, तो जो चर्च का या रिलीजियस लाइफ का, यानी चर्च का या रिलीजियस पीपल्स का ह्यूमन के ऊपर कंट्रोल था वो कम हो रहा था। अब जो इटालियन जो थे वो तेजी से वेल्थ, पैसे के पीछे, पावर के पीछे और सम्मान के पीछे भागने लगे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो इरिलीजियस पीपल हो गए। एक फ्रांसिस्को बारबरो है, ह्यूमनिस्ट जो था वेनिसा का, वो एक पंपलेट वगैरह लिखते हैं जिसमें वो ये कहते हैं कि वेल्थ कमाना इंसान के लिए जरूरी है। उन्होंने अपनी ऑन प्लीजर लॉरेजा, उन्होंने एक बुक लिखी थी, सॉरी दूसरा एक बंदा है ऑन, जिन्होंने एक बुक लिखी ऑन प्लेजर, लॉरेजा वेला, हु बिलीव दैट स्टडी ऑफ हिस्ट्री लीड मैन टू स्ट्राइव। उन्होंने कहा कि अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हम हमारी इस प्रेजेंट लाइफ को पर्टिकुलर परफेक्शन से वो बिता देगा। क्रिटिसाइज द क्रिश्चियन इंजेक्शंस अगेंस्ट प्लीजर, और उन्होंने उस चीज का विरोध किया जिसमें कहा गया था कि क्रिश्चियनिटी में लिखा हुआ है कि आदमी मनोरंजन या अपना जीवन आनंद से नहीं बिता सकता। देयर वर ऑल्सो ए कंसर्न एट द टाइम विद गॉड मैनर, और उन्होंने गॉड के गुड मैनर के ऊपर भी जो चिंता थी उसको भी जाहिर किया। पीपल्स को आना चाहिए कि एक आदमी कैसे बोलता है, कैसे ड्रेसअप करता है, कैसे अपना व्यवहार रखता है। अगर ये चीजें हैं तो ही वो आदमी ह्यूमन बीइंग्स है। वॉट स्किल ए पर्सन ऑफ कल्चर शुड लर्न, और क्या पीपल्स ने क्या अपनी स्किल्स डेवलप करी अपने कल्चर को पढ़ने सीखने के लिए। ह्यूमनिज्म ऑल्सो इम्प्लाइड दैट इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ शेपिंग देयर ओन लाइफ थ्रू मीन्स अदर देन द प्योर मेयर परस्यूट ऑफ पावर एंड मनी। ह्यूमनिज्म ये जोर देता है कि हर आदमी कैपेबल है वो अपनी लाइफ जीने के लिए, जरूरी नहीं है कि पैसे और पावर के पीछे ही वो आदमी भागे। This idea was closely tied with the belief that human nature was many-sided. उन्होंने कहा कि ह्यूमन का जो नेचर है वो कई साइडेड है, which went against the three separate order the feudal society believed in, जो कि पहले की जो 3 सोसाइटी थी, या तो पृष्ठ बनेगा, रूलर बनेगा, क्या किसान बनेगा, उससे कहीं उठ के था। अब है एस्पिरेशन ऑफ द वुमेन, यानी कि अब वो टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फीमेल्स की कंडीशंस क्या थी। फीमेल्स जो थी वो एक 4 दीवारी का एक सब्जेक्ट था, हालांकि डोरी वगैरह ली जाती थी और उस डोरी को फैमिली मेंबर्स को दे दिया जाता था, इन लॉज को दे दिया जाता था, वो उसको बिजनेस में लगाते थे। जो परिवार अपने बच्चों को दहेज वगैरह नहीं दे पाते थे वो अपने बच्चों को चर्च वगैरह में भेज दिया करते थे, ठीक है। हालांकि जो बड़ा बेटा होता था वो अपना पापा का बिजनेस संभालता था, छोटा बेटा होता था वो चर्च में चला जाता था। हालांकि जो हमने फीमेल्स के बारे में बताया 4 दीवारों में रहती थी, तो ये ऑर्डिनरी पीपल्स की बताई है। जो रिचर सेक्शन है वहां की जो फीमेल्स हैं वो बिजनेस वगैरह में पार्टिसिपेट वगैरह करती थी, ठीक है। अगर किसी का हस्बैंड बाहर रहता है तो वो ही सारा सिस्टम फॉलो करती थी।
टीचर सेक्शन की जो फीमेल्स थी, कई सारे एग्जांपल्स भी हैं, वो बताएंगी कि हम फीमेल्स होते हुए भी हमको भी राइट्स है कि मेल के कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने का। ठीक है, तो दोनों साइड जैसी आज की टाइम की फीमेल्स रहती हैं उसी टाइम की उस टाइम की भी फीमेल्स थी। अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक आइडिया मैंने दे दिया, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा हिंट मिलते ही हर चीज समझने की थोड़ी सी अपनी ये कैपेसिटी है वो डेवलप करो। द न्यू आइडियल ऑफ इंडिविजुअलिटी एंड सिटीजनशिप एक्सक्लूडेड वुमेन, ये वुमेन को बाहर रखती है, यानी कि ऐसे समाज की कल्पना करती हैं जिसमें वुमेन नहीं है, वो सिर्फ एक हाउस कीपर के रूप में इनको मानते हैं। मैन फ्रॉम एरिस्टोक्रेटिक फैमिली डोमिनेट पब्लिक लाइफ एंड वर्क, मैन जो होता है नोबल परिवार का, वो लाइफ पब्लिक लाइफ को भी दबाता है और अपने फैमिली मेंबर्स को भी अपने डिसीजन के जरिए दबाता है। दे आर एजुकेटेड, जो दे आर सन टू टेक देयर प्लेस इन फैमिली बिजनेस और इन पब्लिक लाइफ, एट टाइम्स सेंडिंग देयर यंगर son to join the church, although their dowries were invested in the family business. Women generally had no say in how their husband should run their business. फीमेल्स को कोई राइट नहीं था कि अपने हस्बैंड से पूछेगा बिजनेस कैसे चला रहे हैं। ऑफन मैरिज वर इंटेंडेड टू स्टैंड, हालांकि शादियां बिजनेस अलायंस को मजबूत करने के लिए की जाती थी। अगर कोई बेटी का डोरी अरेंज नहीं कर सकता तो वो अपनी बेटी को नन में कन्वर्ट कर दिया करता था। Obviously, the public role of women was limited and they were looked up housekeeper था। लेकिन the position of women in the family of merchant, however, was sometimes somewhat different. Shopkeeper were very often assisted by their wife in running the shops in family of merchants, and banker wife look after the business when the male member were away. वाइफ जो है बिजनेस संभालती थी अगर हस्बैंड बाहर चला जाता था तो। अर्ली डेथ ऑफ ए मर्चेंट कंपेल हिज विडो टू परफॉर्म, एक मर्चेंट्स के बारे में बता रहे हैं, उसकी पत्नी, उसका पति मर गया था, उसकी जो पत्नी थी उसने मर्चेंट के मरने के बाद में पूरे बिजनेस को संभाला था। ए फ्यू वुमेन वर इंटेलिजेंट, वेरी क्रिएटिव एंड सेंसिटिविटी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन एजुकेशन, हालांकि कुछ ही फीमेल जो थी वो मानती थी ह्यूमनिस्ट एजुकेशन होनी चाहिए, सेंसिटिव मुद्दा है ये। इवन थॉट द स्टडी ऑफ द लेटर, हालांकि यह पढ़ाई करने से उनको कोई भी ना तो रिवार्ड मिलेगा ना ही कोई वादा किया जाएगा कि तुमको सम्मानजनक जीवन मिलेगा, लेकिन फिर भी उनको ह्यूमनिस्ट की एजुकेशन लेनी चाहिए। ठीक है, एक वुमेन है जिनका नाम है वेनितिया कैसेंड्रा फेडलेन। एवरी वुमेन आउट टू सीक एंड एम्ब्रेस दीज स्टडी, उनको पढ़ना चाहिए। शी वाज हैंडफुल ऑफ वुमेन हु क्वेश्चन द आइडिया दैट, अगर पढ़ेंगी तो वो कैपेबल रहेंगी है बताने के लिए कि फीमेल्स जो हैं वो भी सारे काम कर सकती हैं जो मेल करता है। फेडल वाज नोन फॉर देयर प्रोफिशिएंसी, और जो ये फेडल जो लेडीज की अपन बात कर रहे हैं ये इतनी प्रसिद्ध थी जिसको ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज दोनों आती थी, और ऑरेशंस का मतलब होता क्या था, यूनिवर्सिटीज में भाषण देने के लिए, स्पीच देने के लिए इनको बुलाया जाता था। बेटा मैं थोड़ा सा स्पीड से खींच रहा हूँ, सिंपल सी चीज है, समझा दिए, इस वजह से माइंड मत करना, फिर भी दिक्कत है तो पूछ लेना। फेडरल राइटिंग ब्रिंग इनटू फोकस एंड जनरल रिगार्ड फॉर एजुकेशन इन एज, उन्होंने कहा था, उन्होंने लिखा था और कि एजुकेशन की कोई एज वगैरह नहीं होती। शी वाज वन ऑफ मैनी वेनेटाइन वुमेन राइटर हु क्रिटिसाइज द रिपब्लिक, उन्होंने वेना जो थी एक राइटर थी जो दूसरे राइटर्स की तरह ही इस क्या नाम है रिपब्लिक का क्रिटिसिज्म करती, गणतंत्र का विरोध करती थी, क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग है, मेल के लिए अलग है, फीमेल्स के लिए अलग है, इसलिए वो कहती थी ऐसा रिपब्लिक का क्या फायदा। अनदर एक दूसरी फीमेल्स और थी जिसका नाम था मरेसा ऑफ मंटुआ, एक जगह का नाम था वहां की। ठीक है, इसाबेला डी स्टेट नाम था इनका। यह एक राज्य के ऊपर शासन करती थी अपने हस्बैंड की एब्सेंस में। ठीक है, एंड द कोर्ट ऑफ मंटुआ चलाती थी। हालांकि बहुत ही छोटी जगह थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे अपनी ब्रिलियंस की वजह से, अपनी ब्रेन के लिए, अपनी विद्वानता की वजह से ये जगह जानी जाती थी। वुमेन राइटिंग रिवेल देयर कन्विक्शन दैट दे शुड हैव इकोनॉमिक पावर, प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन टू अचीव, कि फीमेल्स को भी वो सारे राइट्स हैं, इकोनॉमिक पावर भी है, प्रॉपर्टी भी है इनके पास, मतलब एजुकेशन लेने का भी अधिकार है, और ये उसी तरह ही अधिकार है जिस तरीके से मेल को अधिकार मिला हुआ है। अब डिबेट विद क्रिश्चियनिटी कर लेते हैं। क्या हुआ, पहले क्या था,
क्रिश्चियन जो चर्च ने कह दिया उसी तरह जो चर्च बाइबल जो थी उस टाइम में मनुस्क्रिप्ट थी, हर पीपल्स के पास में नहीं थी। तो बाइबल्स में क्या लिखा है ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो नहीं जान सकता। जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस आई, लोगों ने बाइबल्स को पब्लिश किया। बाइबल्स को पब्लिश करने के बाद में जो फोर्थ ऑर्डर था अपना, पढ़े लिखे जो लोग थे, उन्होंने इस बाइबल को पढ़ा। बाइबल को पढ़ने के बाद उनको पता चला कि बाइबल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तव में बाइबल में नहीं लिखी हुई थी, इनको बाद में जोड़ा गया। कुछ नए रिचुअल्स डाल दिए गए, कुछ नए ट्रेडिशंस डाल दिए गए, और ये डाले गए किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को बेनिफिट देने के लिए। ठीक है, तो इन क्रिश्चियंस के ऊपर, इन प्रिस्ट के ऊपर, पॉप के ऊपर जब सच्चाई सामने आई तो पीपल्स ने इनका विरोध स्टार्ट कर दिया। यही सारी चीजें आप अपन इसमें पढ़ेंगे हैं। तो पहले जो पॉप वगैरह थे वो राजा महाराजाओं की तरह रहते थे। ठीक है, इनके पास में खुद की स्टेट होती थी, पीपल से ये लोग टैक्स वगैरह कलेक्ट करा करते थे। फिर बाद में जैसे ह्यूमनिस्ट जो थे, देखो ह्यूमनिस्ट और रेनेसा एक ही वर्ड समझ लो आप एक तरीके से। रेनेसा का मतलब पुनर्जागरण, मतलब रीबर्थ होना, लोगों में नई चेतना आना है। और ह्यूमैनिटी जो है ये भी कि यही कहता था कि जो पीपल्स है वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन है और इसको अपनी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। और स्किल डेवलप कौन करेगा? एजुकेटेड बंदे जल्दी से स्किल डेवलप करेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन लेंगे। एजुकेशन लेने के बाद में जैसे बाइबल्स को पढ़ेंगे, नॉलेज लेंगे, या दूसरे जो एरिया के जो थिंकर्स वगैरह हैं उनको स्टडी करेंगे। तो ये सारी जो चीजें थी, ये ह्यूमैनिटीज भी लोगों को में अवेयरनेस जगाती है कि भाई जो आप जिस धर्रे पे आप चल रहे हैं उसको आप चेंज करो। कोई आदमी आपको पागल बना के दूसरी चीजों में इन्वॉल्व हो रहा है। चलते हैं। अच्छा, ट्रेवल एंड ट्रेड एंड ट्रेवल, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट लिंक इटालियन टाउन एंड कोर्ट विद द वर्ल्ड बियॉन्ड। व्यापार की वजह से, यात्रा करने की वजह से, मिलिट्री अटैक की वजह से, और डिप्लोमेटिक मैसेंजर वगैरह जो कोर्ट वगैरह में आते थे, इनकी वजह से इटालियन कोर्ट का वर्ल्ड के साथ में अटैचमेंट हो गया। यानी कि अब आसानी से पता चलने लग गया। हालांकि आसानी से पता नहीं चला क्योंकि इसमें कम्युनिकेशंस के सिस्टम बहुत कम थे, आज की तरह के नहीं थे, लेकिन फिर भी अधिकतर बातें पता चल जाती थी। द न्यू कल्चर वाज एडमायर एंड जो नया सिस्टम आया यह लोगों ने इसको अपनाया भी। बाय द एजुकेटेड एंड द वेल्दी, जो नया सिस्टम आया वेल्दी पर्सन और एजुकेटेड ही कर पाए। जैसे मैंने भी आपको कहा ह्यूमैनिटीज जो थे एजुकेशन से ही आई थी। वेरी फ्यू ऑफ द न्यू आइडिया, हालांकि जो नए आइडिया जो थे ये ऑर्डिनरी पर्सन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन उस टाइम में पढ़ना और लिखना नहीं जानता था, क्योंकि बुक्स वगैरह जो थी वो अवेलेबल हुई थी आपके पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए। ठीक है, इन द 15th and the early 16th century, many scholars in University North Europe were attracted to humanist idea. नए आइडिया जो थे ह्यूमनिस्ट आइडिया इनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए। लाइक देयर इटालियन कलीग्स के साथ साथ में ही इन्होंने भी क्लासिकल जो ग्रीक और जो रोमन टेक्स्ट थी उनको भी स्टडी किया, साथ साथ में क्रिश्चियन बुक्स को भी स्टडी किया, पता लगाया कि उसमें क्या लिखा है और इनमें क्या लिखा है, कंपैरिजन करने लग गए। तो पता चला कि क्रिश्चियनिटी की जो बुक थी उसमें काफी सारी चीजें मनगढ़ंत लिखी हुई थी। बट अनलाइक इटली वेयर प्रोफेशनल स्कॉलर डोमिनेट बाय द ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, यहाँ पे इटली के तरह ही दूसरे जो एरिया थे वहां पे भी ह्यूमनिस्ट जो मूवमेंट था वो तेजी से चल रहा था। इन नॉर्थ यूरोप ह्यूमनिस्ट अट्रैक्ट मैनी मेंबर्स ऑफ द, ह्यूमनिज्म जो था वो चर्च में काम करने वाले लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा था। मतलब तो क्या होता है, पहले इस चीज को आप ध्यान रख लें, जैसे जो चर्च में जो बंदे काम कर रहे हैं सभी के सभी ऐसे नहीं है कि वो जो चर्च वाले बंदे ने जो बोल दिया उससे वो इम्पैक्टेड है। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जो तर्क वितर्क डिबेट डिस्कशन में बिलीव रखते हैं, हालांकि वो शुरू से सुनते आ रहे हैं चर्च के बारे में। छोटा बच्चा है, जैसे अभी आपने पढ़ा था बुक में, जो फादर होता था वो अपने बच्चों को चर्च में भेज दिया करते थे। तो जब चर्च में भेज दिया, बच्चा छोटा था, अब वो छोटे से बड़े होने तक वो सारी चीजें उसने चर्च के बारे में सुनी, लेकिन फिर भी उसमें कहीं ना कहीं अगर अवेयरनेस है, डिबेट डिस्कशन की है, तो वो दूसरे लोगों की बातें भी सुनेगा। जब दूसरे लोगों की बातें सुनेगा तो वो इनसे इम्प्रेस भी होगा।
जरूरी नहीं है जो क्रिश्चियन रिलीजन को मानते थे वो ह्यूमनिज्म के वाली बातों का आइडियाज को नहीं मानते थे। ठीक है, They called on Christians to practice religion in the way laid down in the ancient text of their religion. They called, वो कहते थे क्रिश्चियंस को कि आप अपने उन रीति रिवाजों को या उस तरीके से अपने रिलीजन को निभाओ जो पुराने टाइम में किया जाता था। डिस्कास और मना करते थे अननेसेसरी रिचुअल्स जो है इनको आप फॉलो मत करो। कौन कहते थे? ह्यूमैनिटीज वाले बंदे कहते थे। विच दे कंडेम एज लेटर एडिशन टू ए सिंपल रिलीजन। देयर वाज, उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने बाद में जोड़ दी गई। देयर वाज ए रेडिकली न्यू व्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग एज फ्री एंड रैशनल एजेंट। फ्री आदमी है, इनके बाद में फिलोसफर थे, वर टू रिटर्न टू दिस ओवर एंड ओवर अगेन, आने लग गए। इंस्पायर्ड बाय द बिलीफ इन ए डिस्टेंट गॉड हु क्रिएटेड मैन, वो उस चीज पर आ जाते हैं भगवान ने लोगों को बनाया है और भगवान ने इन सभी को कंप्लीट फ्रीडम दी है इन परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, और उसको यह खुशी जो है अपने अंदर ही ढूंढनी पड़ेगी। ये मतलब शॉर्ट वे में बता दिया, और ये क्रिश्चियन रिलीजन का ही नहीं है, सभी रिलीजन का यही मानना है। भगवान से आप अपना काम करो मेहनत से ईमानदारी से सफिशिएंट है, ऐसे विचार शॉर्ट वे में। अब बाइबल पढ़ने की या दूसरे कोई रिलीजियस बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू विल डू योर ड्यूटीज, कंप्लीट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनेस्टी, बस ये काम कर लो, कहानी खत्म होगी सारी। ऐसे विचार ह्यूमैनिटीज बोलती थी, ह्यूमैनिज्म बताता था। एक क्रिश्चियन थे जो ह्यूमैनिटीज के आइडिया से इफेक्टेड हो गए, मतलब मानने लगे, जिनका नाम था थॉमस मोर। उन्होंने इंग्लैंड में और एरामोस जगह पे हॉलैंड में कहा द चर्च हैज बिकम ए इंस्टीट्यूशन। एक चर्च जो है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो गरीबों, लालची है, पैसा हड़पने वाला है ऑर्डिनरी पीपल का। और उन्होंने एक ऐसे सिस्टम का भी मना किया जिसको बोलते थे इंडल्जेंस। इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं भी कर लेता हूं। इंडल्जेंस क्या था? इंडल्जेंस के अंदर ये था कि आप कोई भी पाप कर लो और बदले में कुछ पैसा खर्च करके पॉप से या प्रेस्ट से ये पत्थर खरीद लो। यह खरीदते ही आपके सारे पाप धुल गए। अब बताओ कौन मान लेगा इस चीज को? तो उन्होंने इसको भी, इस प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बांटे जा रहे थे उनका भी उन्होंने कंडेम किया, मतलब ये सब गलत है। क्रिश्चियन केम टू रियलाइज फ्रॉम द प्रिंटेड ट्रांसलेटेड ऑफ द बुक। अच्छा, कुछ जो क्रिश्चियंस थे इन्होंने क्या किया, बाइबल का बुक जो थी उसका ट्रांसलेशन कर दिया लोकल लैंग्वेज में, ताकि हर पर्सन जो है अब बाइबल के बारे में समझ सके। पहले जो चर्च कहता था वही मान रहे थे। इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ यूरोप पीजेंट बिगन टू रिबेल अगेंस्ट द टैक्स। यूरोप के हर पार्ट में जो पीजेंट्स वगैरह, फार्मर्स वगैरह थे, उन्होंने विद्रोह स्टार्ट कर दिया, कहा कि जो चर्च जो हमसे टैक्स लेता है वो गलत है। While the common folk resented the extortion of the churchmen, princes found their interference in the work of the state irritating. वहां के जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो भी समझते थे कि किस तरह से चर्च का जो इंटरफेयर उनकी लाइफ में होता है। इवन वहां के जो प्रिंस वगैरह थे वो भी इरिटेट होते थे कि चर्च हमारी हर चीजों पे अड़ंगा लगाता है। और वो इस चीज से बहुत खुश हुए जब ह्यूमैनिटी ने जब इनको पॉइंटेड किया। एक डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन है, इसको भी अंडरलाइन कर लो। एक डॉक्यूमेंट था जिस डॉक्यूमेंट की वजह से, अच्छा डॉक्यूमेंट किसने दिया था? ये डॉक्यूमेंट जो फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्पायर जो था कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने ये इशू किया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि उसमें इनको एक फर्स्ट पोजीशन दी गई थी। ठीक है, तो इस जो ह्यूमैनिज्म जो था उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटाइन जो था फर्स्ट क्रिश्चियन रोमन एम्पायर ने जो इशू किया था वो गलत है, जाली है, वो किसी के जरिए बनाया गया और फिर बाद में उसको सर्कुलेट कर दिया है। इन 1517 एक जर्मन मॉन्क थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। इन्होंने भी कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट जो थे वो अपना मूवमेंट चालू किया और कहा कि कॉमन पर्सन को पोप की जरूरत ही नहीं है भगवान से बात करने के लिए, उनको अपना काम करना चाहिए, राइट लाइफ, अपना सही काम करेंगे तो वो हेवन में जा सकते हैं। इस मूवमेंट को कहा गया प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। अंडरलाइन कर लेना कि भाई क्या मार्टिन लूथर ने कौन सा, रिफॉर्म का मतलब होता है
किसी चीज में जो इल प्रैक्टिस है उसको खत्म कर देना। जैसे सती प्रथा, सती सिस्टम था अपने सिस्टम बंद कर दिया, तो ये रिफॉर्मर्स जो थे उन्होंने लागू किया इस चीज को। लेट टू द चर्च इन जर्मनी, इसकी वजह से जो चर्च जो थे जर्मनी और स्विट्जरलैंड के, उन्होंने पॉप के साथ में अपना और कैथोलिक चर्च के साथ में अपना सिस्टम जो था उसको रिलेशन जो था उसको खत्म कर दिया। इसी तरह से स्विट्जरलैंड में लूथरन आइडिया वर पॉपुलर बाय अल्रिच ज़ुंगली जो थे, मतलब कि लूथरन के आइडियाज को पॉपुलर किया अल्रिच ज़ुंगली ने। और इसी तरह से बाद में जीन कैल्विन करके बंदे थे, इन्होंने इस मार्टिन लूथर के आइडिया को पॉपुलर किया। ठीक है, बैक बाय मर्चेंट्स इनको सपोर्ट कर रहे थे इसके लिए। रिफॉर्मर्स हैज ग्रेटेस्ट पॉपुलरिज्म अपील टाउन वगैरह में हर जगह इन्होंने अपील करी। हालांकि रूरल एरिया में कैथोलिक जो चर्च था वो पावरफुल बना हुआ था। इसके अलावा जर्मन रिफॉर्मर्स थे जिनका नाम था एना बैप्टिस्ट करके, जो थे वर मोर रेडिकल थे। वो मानते थे दे बैंडेड द आइडिया ऑफ द सलेवेशन, अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, और हमें एंड ऑफ ऑल सोशल ऑपरेशन, दे सेड दैट सिंस गॉड हैड क्रिएटेड, जिस प्रकार से गॉड ने सभी पीपल्स को इक्वल बनाया है, तो जब इक्वल सभी हो गए तो कोई किसी को टैक्स नहीं देगा, ना ही कोई किसी से टैक्स लेगा, और पीपल जो हैं अपना पृष्ठ खुद चुन सकते हैं। और उन्होंने अपील करी पीजेंट से कि भाई वो फेडरलिज्म के अगेंस्ट विद्रोह कर सकते हैं। लूथर जो थे, हालांकि उन्होंने रेडिकलिज्म मतलब किसी चीज को चेंज कर देना, इसको सपोर्ट नहीं किया था उन्होंने। ठीक है, और जर्मन रूलर टू सरप्राइज, और उन्होंने जर्मन रूलर्स को कहा था कि जो पीजेंट जो रिबल्स कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, आप उनको दबा सकते हो, और उन्होंने सही किया जो 1525 में किया। लेकिन फिर भी रेडिकलिज्म बचा रहा। रेडिकलिज्म में सोसाइटी में कुछ चेंजेस होना और तेजी से चेंजेस होना, और चेंजेस करने के लिए दे यूज वायलेंस मेथड या वायलेंट मेथड यूज कर सकते हैं, इसको ही रेडिकलिज्म कहते हैं। ठीक है, इन्होंने इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी रेडिकलिज्म जो था वो बढ़ रहा था। और जो कैथोलिक रूलर्स वगैरह हैं, राइट टू पीपल टू रिमूव एन ऑपरेसिव रूलर, और ये लोगों को कह रहे थे कि लोगों को राइट है कि वो अपने आक्रामक जो रूलर्स वगैरह हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन फ्रांस एज इन मैनी अदर पार्ट ऑफ द यूरोप द कैथोलिक चर्च अलाउड, यूरोप में और दूसरे एरिया में जो कैथोलिक जो चर्च थे उन्होंने भी प्रोटेस्टेंट जो चर्च होते थे उनके अकॉर्डिंग लोगों को भी कुछ रिलैक्सेशन दे दिया। क्रिश्चियंस रिलीजन के 2 पार्ट हो गए, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, दे क्लोज द रूलर एंडेड द कनेक्शन, रूलर्स ने अपना कनेक्शन, मतलब कि जब प्रिस्ट के ऊपर आफत आई तो सभी लोग इनसे पीछा छुड़ाने लग गए। अब जो किंग्स और क्वीन थे वो ही चर्च के हेड बन गए। द कैथोलिक चर्च इटसेल्फ डिड नॉट एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ दिस आइडिया, हालांकि जो कैथोलिक जो चर्च था वो भी आइडिया से नहीं बचा रहा। यानी कि अब कैथोलिक चर्च को भी रिफॉर्म्स करने थे, अपने आइडियाज जो थे जिन धर्रे पे वो चल रहा था अब तक, अब उसको करना पड़ेगा। पहले वो राजा की तरह जिंदगी बिताते, लग्जरी लाइफ बिताते थे, अब उनको भी अपने आप को चेंज करना था। इन स्पेन और इटली में चर्चमैन जो थे उन्होंने सिंपल लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, लोगों की पुअर्स की हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज उन्होंने स्टार्ट कर दी। इसी तरह से ही इग्नेटियस लोयलो करके था, कॉम्पैक्ट प्रोटेस्टेंट थे ये, इन्होंने सोसाइटी ऑफ जीसस एस्टेब्लिश करी 1540 में। इनके जो फॉलोअर्स थे वो ज्यूइस्ट कहलाए, अंडरलाइन कर लेना इन चीजों को, ज्यूइस्ट कराए। वो इनका काम क्या था कि लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना है, और वाइडन देयर नॉलेज ऑफ देयर कल्चर। अब ले लेते हैं कैपर्नियन रेवोल्यूशन। एक कॉपरनिक्स बोलते हैं इनको, इन्होंने एक नई क्रांति ला दी। इन्होंने क्या है, कुछ साइंटिफिक मेथड यूज करते हुए इनको पता चल गया कि जो चर्च जो बाइबल्स में लिखा है वो गलत है, लेकिन ये चीजें अपनी बुक में तो उन्होंने लिख दी, लेकिन उस बुक को वो पब्लिश नहीं करवा पाए। लेकिन मरते वक्त उन्होंने वो बुक जो थी अपने चेलों को दे दी, फॉलोअर्स को दे दी। बाद में उनके जो चेले वगैरह थे उन्होंने उसको सर्कुलेट किया, और फिर कहीं बाद में आगे चल के वो तेजी से वो बढ़ने लगी। अच्छा, इस बुक को जब उन्होंने रिलीज किया, फिर धीरे धीरे कुछ साइंटिस्ट
के जो इन्वेंशन डिस्कवरीज थी वो भी आती चलेगी, जिसकी वजह से जो बुक में लिखा हुआ था वो धीरे धीरे लोगों को पता चलने लग गया कि जो चर्च पर्सन जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये उनके आइडियाज को बताने के लिए है, किसके बारे में, डिबेट विद क्रिश्चियनिटी में ही चल रहा है। द क्रिश्चियंस नोशन ऑफ मैन इज सिनर वाज, इसमें लिखा है, जो क्रिश्चियन नोशन में किताबों में लिखा है कि मनुष्य जो है वो पापी है। क्वेश्चन फ्रॉम एंटायरली डिफरेंट एंगल बाय साइंटिस्ट, द टर्निंग पॉइंट ऑफ यूरोपियन साइंसेस केम इनटू द वर्क ऑफ कोपरनिकस, जो यूरोपियन साइंटिस्ट जो चाहते थे वो काम कोपरनिकस ने कर दिया। उस टाइम मार्टिन लूथर के टाइम में थे ये भी। क्रिश्चियन एग्रीड दैट द अर्थ वाज ए सिनफुल, अर्थ जो है वो पापों से भरी हुई है और इसी वजह से अर्थ जो है गतिहीन है। द अर्थ स्टूड एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के सेंटर में है। अराउंड विच मूव द सेलेस्टियल प्लैनेट, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स वगैरह घूमते हैं, ये वो लोग कहते थे। कोपरनिकस जो थे उन्होंने बताया प्लैनेट इंक्लूडिंग द अर्थ, बताया कि अर्थ जो है सन, अर्थ प्लस में और प्लैनेट्स भी हैं जो सन के चारों तरफ बोलते हैं। ये डिवोटेड क्रिश्चियन थे, यानी कि सारी सच्चाई जानते हुए भी क्रिश्चियन रिलीजन के अगेंस्ट नहीं बोल सकते थे। ठीक है, वो डरते थे कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो उनके जो ट्रेडिशनिस्ट जो पुजारी वगैरह हैं, जो सीनियर वगैरह हैं, वो इनको डांटेंगे। तो इस वजह से उन्होंने उस मनुस्क्रिप्ट को नहीं छापा, जिसका नाम था डी रेवोल्यूशन पस, उसको प्रिंट नहीं किया। लेकिन जब मरने वाले थे तो उन्होंने ये किसको दी थी, जोएचिम रीटिकस को, इस बंदे को दे दी थी। इट टुक टाइम फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दिस आइडिया, लोगों को टाइम लगा उस आइडिया को मानने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द हेवन एंड द अर्थ वाज ब्रिज, और इस बुक्स के जरिए या साइंटिस्ट के जरिए वो खत्म हो गया कि अर्थ, पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कोई गैप वगैरह है या इन बीच में कोई है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे एस्ट्रोनॉमर आए थे, जोनेस कैप्लर करके, एंड गैलीलियो भी थे, जिन्होंने थ्योरी ऑफ द अर्थ दी एज ए पार्ट ऑफ द सन सेंटर सिस्टम वाज मेड पॉपुलर बाय द कैप्लर कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री बुक्स लिखी थी इन्होंने। तो मतलब धीरे धीरे साइंटिस्ट आने लगे, उन्होंने भी वही बात की जो कोपरनिकस ने कही थी, कोपरनिकस ने कही थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अर्थ है वो सन का एक सर्किल में चक्कर नहीं लगाती, जबकि एक बड़े चक्कर जिसको बोलते हैं एलिप्स में चक्कर लगाती है। आगे चलते हैं। गैलीलियो कन्फर्म द नोशन ऑफ द डायनेमिक वर्ल्ड इन द, गैलीलियो ने एक बुक लिखी थी जिसमें मोशन जो बुक लिखी थी उसमें सारी चीजें लिखी थी। दिस रेवोल्यूशनरी साइंस रीच इट्स क्लाइमेक्स विद, और यह सिस्टम जो था साइंस में एक क्रांति आई, कब आई, जब न्यूटन ने थ्योरी दी थी ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब पढ़ते हैं रीडिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में क्या पीपल्स में रिफॉर्म्स हुए वो। गैलीलियो वंस मार्क दैट, गैलीलियो ने कहा कि जैसे बाइबल में लिखा हुआ है एक रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ जाता है, और वो स्वर्ग कैसे काम करता है उसके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए। द वर्क ऑफ द थिंकर शो दैट नॉलेज इज डिस्टेंस फ्रॉम बिलीफ, जो थिंकर्स वगैरह थे उन्होंने कहा कि यह ज्ञान और विश्वास में अंतर होता है। वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व, उसी तरह से हम किसी चीज को ऑब्जर्व और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे ही ज्ञान में और विश्वास में अंतर होता है। ज्ञान किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स के जरिए और विश्वास ऐसे ही कर लिया जाता है। वंस दिस साइंस हैज शोन द वे एक्सपेरिमेंट एंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू व्हाट कम टू बी कॉल्ड, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेशन करी, बाद में ये सारी चीजें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के रूप में तेजी से फैली। हिस्टोरियन वर्क लेबल दीज न्यू अप्रोचेज ऑफ द नॉलेज ऑफ मैन एंड नेचर द साइंटिफिक रेवोल्यूशन, इसी नई सोच को साइंटिफिक रेवोल्यूशन कहा गया। कंसिक्वेंटली इन द माइंड ऑफ द एथिस्ट एंड नॉन बिलीवर, यानी कि नास्तिक और आस्तिकवाद सिस्टम जो था वो खत्म हो गया। भगवान जो था, भगवान की जगह नेचर ने जगह ले ली, अब नेचर ही सारी चीजों का सोर्सेज बन गई। Even those who retain their faith in God starting talking about a distant God who does not directly regulate the act of living in the material, और जो लोग भगवान में विश्वास करते थे वो भी कहीं ना कहीं मानने लगे कि भगवान का भी डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं है ह्यूमन की लाइफ में। सभी लोग प्रकृति से जुड़े हुए हैं, सभी को अपना काम करना है, सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को
फॉलो करके यहाँ से चले जाएंगे। पेरिस एकेडमी एस्टेब्लिश की गई 1670 में, रॉयल सोसाइटी लंदन में फॉर द प्रमोशन ऑफ द नेचुरल नॉलेज फॉर्म इन 1662। इस तरह से काफी सारी चीजें बाकी की गई। अब ले लेते हैं, वाज देयर ए यूरोपियन रेनेसा इन द 14th सेंचुरी। क्या वास्तव में यूरोपियन में रेनेसा यानी कि रीबर्थ हुआ था 14th सेंचुरी में? अब सुनो, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कैन वी सी, अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे क्या वास्तव में हाँ भाई रेनेसा हुआ था, और रेनेसा होने में सिर्फ यूरोपियन का ही पार्टिसिपेशन नहीं है, दूसरे लोगों का भी। जैसे भी अपन ने पढ़ा था, जो पीपल्स है ट्रेड ट्रेवल्स वगैरह, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के वजह से भी और कोर्ट में आने की वजह से, मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज किए थे लोगों ने। हमने भी कुछ चीजें उनको बताई थी, उन्होंने भी कुछ चीजें हमको बताई थी। ठीक है, यहाँ पे पीटर बुर्कले इंग्लैंड में हुए थे, उन्होंने सजेस्ट किया था रेनेसा के बारे में, रीबर्थ के बारे में बहुत सारी चीजें समझ गए होंगे। रेनेसा पीरियड ऑफ डायनामिज्म एंड आर्टिस्ट क्रिएटिविटी एंड द मिडल एज एज ए पीरियड ग्लो एंड द लैक ऑफ। इस टाइम पीरियड में शुरू से फिफ्थ मिडाइवल पीरियड की बात करें, 5th से 15th सेंचुरी के बीच में यहाँ कुछ टाइम पीरियड ऐसा आया था जिसमें पीपल्स ने कुछ भी नॉलेज गेन नहीं करी थी, और कुछ टाइम पीरियड ऐसे आए थे जिनमें पीपल्स ने बहुत सारी चीजें गेन करी थी। 12th और 13th सेंचुरी में हालांकि रेनेसा हुआ था, जो कि फ्रांस में 19th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था। द कल्चरल चेंज इन यूरोप एट द टाइम वे आर नॉट शेप ओनली क्लासिकल सिविलाइजेशन। हालांकि पहले रोम और ग्रीस को क्लासिकल सिविलाइजेशन में माना जाता था। आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरली रिकवरी ऑफ रोमन कल्चर डिड क्रिएट ए ग्रेट एडमिरेशन ऑफ द civilization, but technology and skill in Asia had moved far ahead. Much more of the world had become connected and new technique of innovation. जैसे पीपल जो थे सभी एरिया में, पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में पीपल जो थे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे थे, नेविगेशंस डेवलप करी पीपल्स ने। इसके साथ साथ में इस्लाम का, मंगोल का जो कॉन्क्वेस्ट हुआ, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, नॉट पॉलिटिकली बट, हालांकि इनका जो आइडिया जो शेयर हुए पॉलिटिकली नहीं हुए। जब इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड किया, कॉमर्स किया, तब जाके लोगों के जो आइडियाज वगैरह हैं वो शेयर हुए। अब का जो टाइम पीरियड है, अब हाल में पीपल्स की दो ही लाइफ रह गई, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक लाइफ में गवर्नमेंट रिलेटेड चीजें आ गई, सोसाइटी रिलेटेड चीजें आ गई, जबकि प्राइवेट में उसकी फैमिली और उसकी खुद की पर्सनल लाइफ जो है, रिलीजन वगैरह है, वो आ गया। ठीक है, अब पब्लिक जो एक इंडिविजुअल जो है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों लाइफ जीता है। पहले की तरह 3 ऑर्डर में नहीं बंधा हुआ था वो, ना ही पहले की तरह एक गिल्ड, एक सिस्टम में बना हुआ था। अब वो खुद अपने काम की वजह से जाना जाता है, उसको भी अपने दूसरे लोगों की तरह पॉलिटिकल राइट्स वगैरह हैं। अनदर डेवलपमेंट वाज द डिफरेंट रिलीजन ऑफ यूरोप स्टार्टेड टू हैव देयर सेपरेट सेंस ऑफ आइडेंटिटी। यूरोप में डिफरेंट रिलीजन्स आ गए थे, जिसकी वजह से पीपल्स में सेपरेट आइडेंटिटी के सेंस डेवलप हुए। पहले लैंग्वेज के बेस पे हुए, बाद में यूरोप आलिया यूनाइटेड। जो यूरोप जो था पहले रोमन एम्पायर की वजह से यूनाइटेड था, बाद में लैटिन की वजह से और फिर क्रिश्चियनिटी की वजह से वो डेवलप जाना जाता था। लेकिन अब वो खुद ही डिसॉल्व हो गया। कई सारे स्टेट्स में ईच यूनाइटेड बाय ए कॉमन लैंग्वेज, जिसकी अपनी खुद की एक कॉमन लैंग्वेज है। बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा आज स्पीडली खींचा था क्योंकि लास्ट का टॉपिक थे, काफी बड़े थे, उनको जल्दी से कवर करने के लिए थोड़ी सी स्पीड बनाई थी। नहीं समझ में आए तो प्लीज डोंट बी डिसअपॉइंटेड, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, अपनी क्वेरीज वगैरह पूछो, कोई दिक्कत मेरे को नहीं है। ओके, सी यू सून, बाय।